से ऐतिहासिक तौर पर देखें तो दुनिया और खास तौर पर एशिया की भू राजनीति में जियोपॉलिटिक्स में अफगानिस्तान बहुत ही अहम इलाका रहा है। इतना अहम कि इस पर अपना प्रभाव जमाने को लेकर 19वीं सदी में ब्रिटेन और रूस के साम्राज्य आपस में भिड़ते रहे। अफगानिस्तान को लेकर हुई इस जियोपॉलिटिक्स को द ग्रेट गेम कहा गया। ये शब्द 19वीं सदी में मशहूर लेखक रुडयार्ड किपलिंग के उपन्यास किम से लोकप्रिय हुआ था। अफगानिस्तान को लेकर ब्रिटेन और रूस के साम्राज्यों के बीच भू राजनीतिक होड़ का असर मध्य और दक्षिण एशिया के कई इलाकों तक फैला रहा। मध्य एशिया की जमीन साम्राज्यवादी ताकतों के बीच शतरंज की बिसात सी बन गई, जिसका नतीजा कई युद्धों के तौर पर सामने आया। ऐतिहासिक तौर पर ब्रिटेन और रूसी साम्राज्य द्वारा अफगानिस्तान पर प्रभाव जमाने की कोशिश मध्य एशिया के दूसरे इलाकों तक पहुंच बनाने के लक्ष्य का हिस्सा रही, ताकि एक दूसरे के विस्तार को चुनौती दी जा सके। इसी के तहत जो होड़ मची वो युद्ध, कूटनीति, जासूसी और राजनीति का एक ऐसा घालमेल रही जिसका असर दूर दूर तक दिखा, लंबे समय तक दिखा। हर पक्ष अफगानिस्तान की सरकारों और उसके स्थानीय कबीलाई नेतृत्वों से गठबंधन करने की कोशिश में एक दूसरे से भिड़ा रहा। अफगानिस्तान को लेकर यह ग्रेट गेम 80 के दशक के उत्तरार्ध में तब और तेज हुआ जब 1979 में सोवियत संघ ने उस पर आक्रमण कर दिया। इससे अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देश चौकन्ने हो गए और उन्होंने सोवियत संघ के प्रभाव को कम करने के लिए अफगानिस्तान में अपनी ताकत लगानी शुरू कर दी। सोवियत संघ को अफगानिस्तान से खदेड़ने के लिए कई ताकतें एक हो गई। उन ताकतों ने अफगानिस्तान जैसे खूबसूरत देश को हिंसा, मारकाट, युद्ध का मैदान बना दिया। पाकिस्तान भी उन देशों में से एक है। 10 साल बाद 1989 में सोवियत संघ को अफगानिस्तान से वापस जाने को मजबूर होना पड़ा। इसके बावजूद दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच अफगानिस्तान लगातार पिसता रहा और एक दौर में उदार और प्रगतिशील राह पर चल रहा अफगानिस्तान धीरे धीरे कट्टरपंथी ताकतों के हाथों में फंस गया, आपसी कबीलाई युद्धों में घिर गया। अफगानिस्तान के इन हालात के लिए उसका पड़ोसी देश पाकिस्तान सबसे ज्यादा जिम्मेदार रहा, जिसने हमेशा वहां अस्थिरता को बढ़ावा दिया। उसे अफगान जनता के कल्याण, उनके दीर्घकालिक हितों से कोई वास्ता नहीं रहा। एक और भारत अफगानिस्तान के साथ अपनी पारंपरिक और ऐतिहासिक दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए वहां की जनता के हित में लगातार काम करता रहा। अफगानिस्तान के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में हर संभव सहायता की। सड़कों से लेकर स्कूल, अस्पताल बनाने तक भारत ने मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी। उधर पाकिस्तान एक और पश्चिमी ताकतों का पुछल्ला बना रहा, साथ ही दूसरी ओर आतंकी ताकतों को पालता पोसता रहा। अफगानिस्तान में शांति और स्थायित्व से उसका कोई वास्ता नहीं रहा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कट्टरपंथी ताकतों को हर मुमकिन मदद दी और नतीजा हम देख सकते हैं। अफगानिस्तान आज कहां है? इस बीच अमेरिकी फौजों के अफगानिस्तान से निकल जाने के बाद तालिबान ने बड़ी ही तेजी से ताकत के जोर पर दूसरी बार अफगानिस्तान में सरकार बना ली। तालिबान की पिछली सरकार को अमेरिका के नेतृत्व में चली सैनिक मुहिम ने 2001 में गिरा दिया था। तालिबान की वो सरकार महज 5 साल ही चल पाई। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को दुनिया के किसी देश ने अभी तक आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन अफगानिस्तान की जनता की खातिर भारत तालिबान के साथ भी अपने संबंधों को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। अब यह तालिबान को ही तय करना है कि जिस जनता पर वो शासन कर रहा है उसके लिए किस हद तक वो अपनी नीतियों में कट्टरता को छोड़ सकता है। लेकिन अफगानिस्तान की जनता के भले के लिए जहां भी जितनी भी गुंजाइश बनी रही, भारत उस गुंजाइश को असलियत बनाने के लिए काम करता रहा है। अब आपको अफगानिस्तान की एक तस्वीर दिखाते हैं, वो तस्वीर जो अफगानिस्तान के उस दौर की कहानी कहती है जिसे उसका स्वर्णिम युग कहा गया। अफगानिस्तान के 1963 से 1973 के दौर को गोल्डन एज कहा जाता है। वो उदार अफगानिस्तान था जहां रहने, खाने और काम करने की ऐसी आज़ादी थी जिसके सामने कई यूरोपीय देशों की नीतियां भी पिछड़ी हुई लगती थी। कई लोगों को यकीन नहीं होगा कि अफगान महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 में ही मिल चुका था। अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार इसके 1 साल बाद मिला और यूनाइटेड किंगडम में इससे 1 साल पहले। अफगान महिलाएं कभी अपने अधिकारों के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति बहुत सजग रहीं, दुनिया के साथ कदम से कदम बढ़ाती दिखी। 1950 में अफगानिस्तान में पर्दा सिस्टम खत्म हो चुका था। 1964 में अफगानिस्तान ने उस संविधान को अपनाया जिसमें महिलाओं के अधिकारों पर खास ध्यान दिया गया। कुल मिलाकर 20 के दशक से लेकर 70 के दशक के अंत तक अफगानिस्तान ने आधुनिकता की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाए। अफगानिस्तान के लंबे इतिहास में यही वो दौर रहा जब वहां स्थिरता और शांति रही। अस्थिरता रही लेकिन बहुत ज्यादा नहीं।
लेकिन फिर अफगानिस्तान को दुनिया की जो नजर लगी उससे वो आज तक उबर नहीं पाया है। अफगानिस्तान के युद्धों में सबसे ज्यादा जिन्होंने खोया वो अफगानिस्तान की महिलाएं हैं, जो आज पर्दे के पीछे रहने को मजबूर हो गई। इसीलिए आज की पीढ़ी को अफगानिस्तान की इन तस्वीरों पर यकीन नहीं होता। भारत पाक तनाव के बीच तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान को प्रभावित करने की तमाम कोशिशों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा साहब। कमर साहब, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, हमने अफगानिस्तान पर लंबी बातचीत की। भारत और पाकिस्तान और चीन, इनके बीच में अफगानिस्तान की भूमिका कैसे अहम मानते हैं आप? कैसे ये भूमिका अहम हो जाती है? भारत और पाकिस्तान और चीन के बीच में मैं समझता हूँ एक नया संतुलन। तालिबान जो है उनकी कोशिश ये है कि किसी भी सूरत से भारत को बीच में लिया है। वो नहीं चाहते कि पूरी तरीके से चाइना के ऊपर निर्भर रहें। उनके रिश्ते पाकिस्तान से अच्छे नहीं हैं। अगर भारत आ जाता है तो एक संतुलन बन जाएगा। एक तरफ तो वो चीन की जो विस्तारवादी नीति है उस पर भी असर पड़ेगा। दूसरी बात ये कि उनके डेवलपमेंट में बहुत असर पड़ेगा। तीसरी बात ये कि भारत अगर होगा और आने वाले समय में अगर भारत के इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं तो उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी चाइना से भी बढ़ जाएगी। तो बहुत सोच के, और पाकिस्तान से तो उनके संबंध इतने ख़राब हो चुके हैं कि अब सुधरने की कोई संभावना आने वाले समय में नज़र नहीं आती। आए दिन पाकिस्तान उनके ऊपर अटैक करता रहता है। वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और उनकी पूरी जो मंशा है, सोच है, वो ये है कि किसी भी सूरत से जो खैबर पख्तूनख्वा है वो दोबारा से पश्तून, जो पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ पे पश्तून मेजॉरिटी है, वो दोबारा से अफगानिस्तान से जुड़ जाए, जो जैसा कि पहले था। सेकेंड एंड थर्ड एंग्लो अफगान के बाद अंग्रेज़ों ने इसको पार्टीशन करके ब्रिटिश इंडिया से जोड़ दिया था, जो बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जिसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे और अब खैबर पख्तूनख्वा के नाम पे जाने गए।